हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे होम्योस्टैसिस, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में और फीडबैक सिस्टम के बारे में। होम्योस्टैसिस क्या होता है? जैसे वर्ड बोल रहा है होम्यो और स्टैसिस, यानी कि हमारा एक जैसा बैलेंसिंग। स्टैटिक मतलब बैलेंस, होम्यो मतलब सेम। यानी हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है एक बैलेंस बना के रखती है और इस तरह से वो हमारी बॉडी को स्टेबल करती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन लिखी है, होम्योस्टैसिस एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी। यानी कि जो होम्योस्टैसिस है वो हमारी बॉडी की एक इंटरनल टेंडेंसी है जिससे वो बहुत सारे, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हों, चाहे वो कोई दूसरे फैक्टर्स हों, उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस की ज़रूरत होती क्यों है, यानी कि हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत होती क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी बार बार डिस्टर्ब्ड होती है। डिस्टर्ब कैसे होती है? बहुत सारे फैक्टर्स से। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और हमारे पास सोशल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टैसिस की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है कंटिन्यूसली डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस इन द ह्यूमन बॉडी इज कंटिन्यूसली बीइंग डिस्टर्ब। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि होम्योस्टैसिस से हमारी बॉडी एक डिस्टर्बेंस की तरफ जाती है और होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म उसको वापस से उस डिस्टर्बेंस से नॉर्मल की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं द ह्यूमन बॉडी हैज़ द टेंडेंसी, ह्यूमन बॉडी इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय, disturbed by many factors। ठीक है, और इसी वजह से होम्योस्टैसिस की जरूरत होती है। तो होम्यो मतलब कि सेम, स्टैसिस मतलब स्टेबिलिटी या मेंटेनेंस। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस एक तरीके का मेंटेनेंस है हमारी बॉडी को मतलब कि स्टेबल रखने में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम ये पढ़ेंगे कि होम्योस्टैसिस में ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। तो कॉजेस फॉर डिस्टर्बेंस, अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि क्यों हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है। इसमें आपके 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और तीसरा है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको हम ये लिख लेते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर जो है इसमें कि हमारे पास 3 डिस्टर्बेंस के कॉजेज हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और यहाँ पर हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एक्सटर्नल क्या हो सकता है? एक्सटर्नल जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। ठीक है, जैसे आप बाहर निकले और आप बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होगी, आपकी बॉडी उस टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए वो अलग अलग जैसे स्वेटिंग मैकेनिज्म है उसको एक्सीड करेगी। तो वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिससे आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो रही है और आपकी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में उसको सही जगह लेके जा रही है, मतलब कि उसको होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म पे लेके जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स में एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हीट या हाई टेम्परेचर, एक्सटर्नल हाई टेम्परेचर या हीट भी लिख सकते हो आप, कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स यानी कि बॉडी के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो रही है, जैसे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है या लो हो रहा है। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि जैसे ब्लड का ब्लड प्रेशर जो है वो इरेगुलेट हो रहा है, या तो हाइपोटेंशन पे जा रहा है पेशेंट या जो है हाइपोटेंशन पे जा रहा है। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स यानी वो कोई बाहर के फैक्टर्स नहीं है, वो बॉडी खुद के अंदर से ही जनरेट कर रही है। ठीक है, वो किसी ना किसी डिजीज की वजह से जनरेट हो रहे हैं या कोई अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो हम इसमें नहीं अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हाई बीपी, लो बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर है ना, और यहाँ पर जो है हाई ग्लूकोज लेवल,
या लो ग्लूकोज लेवल, इस तरह से आप लिख सकते हो। तीसरा फैक्टर जो मैंने लिखा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को प्रोसीड करता है या इनिशिएट करता है? बिल्कुल। क्या आप लोगों को स्ट्रेस नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या आप लोगों को डिप्रेशन नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो हमें सराउंडिंग से आ रहे हैं, जैसे किसी ने जो है नए शूज़ लिया है, ठीक है, तो आपको लगा यार मेरे पास ऐसे नहीं है। आजकल तो बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल। या किसी के पास नई कार आ गई है और जो है, या नई बाइक आ गई है बहुत बढ़िया सुंदर सी, यानी बहुत अलग अलग महंगी महंगी, और आपके पास नहीं है, तो फिर आप यार मेरे पापा ने मुझे बाइक नहीं दिलाई, मेरा ये हो गया, मैं तो लटक जाता हूँ। आजकल तो बात बात पे बच्चे लटक रहे हैं तो जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो आपको एंजाइटी देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, these are all factors included in the psychological factors। ठीक है, तो अब साइकोलॉजिकल अंदर ऐसा आप लिख सकते हो कम्स फ्रॉम सोशल बैकग्राउंड, इस तरह से आप लिख सकते हो, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी। आजकल हर घड़ी में तो बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है। आप 3rd 4th क्लास के बच्चों को बोलो, वो उसको बोलता है कि वो डिप्रेस है, बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग हमारे टाइम में तो जानते नहीं थे, इवन हम आज भी हम नहीं जानते कि डिप्रेशन क्या होता है। करना है मतलब करना है, बात खत्म। नहीं करना मतलब नहीं करना है, करना है तो करना है, ठीक है। तो मेहनत करिए, आप अच्छी लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए, इतना ज्ञान बहुत है तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कैसे करती है, यानी अगर ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारी बॉडी पे, तो कैसे हमारी बॉडी इस पे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को इनिशिएट किया जाता है फीडबैक सिस्टम के थ्रू। फीडबैक सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी जो है या तो बाहर के लिए या अंदर के लिए, या जो भी फैक्टर्स हैं उनके लिए एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है जो कि अलग अलग हार्मोन्स और केमिकल्स को इनिशिएट करती है, ताकि हम इन फैक्टर्स से उभर पाएं, हम इन फैक्टर्स को ओवरकम कर पाएं। तो होम्योस्टेसिस कैन बी मेंटेन, इसको हम लिख सकते हैं। होम्योस्टेसिस को मैं H डॉट लिख रही हूं बेटा, बार बार, बहुत बड़ी स्पेलिंग, आप लोग पूरा लिखिएगा। होम्योस्टेसिस कैन बी मेंटेन्ड बाय फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम क्या होता है, यानी कि कोई बात बताना। जैसे आप लोगों के स्कूल में, आप लोगों के कॉलेज में कोई नया टीचर आया तो प्रिंसिपल आके उसको फीडबैक लेता है कि भाई कैसा पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, डाउट सॉल्व करता है कि नहीं करता है ना। तो ये जो चीज़ है तो फीडबैक है। तो फिर आप अपने हिसाब से फीडबैक दोगे, देन फिर उसका जो आगे जो भी है उसका फैक्टर्स डिसाइड होंगे। तो फीडबैक मतलब कि बॉडी उस चीज़ के लिए जो भी फैक्टर्स आए हैं उसके लिए एक बात कह रही है कि भाई ऐसा है तो फिर ऐसा होना चाहिए, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। तो फीडबैक क्या होता है कि जब टीचर किसी नए टीचर के लिए फीडबैक लिया जाता है, तो प्रिंसिपल आपसे पूछता है तो आप बोलते हो कि सर हाँ ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो कम था, वो वाला लेक्चर कम था, ये वाला ऐसा था, वो वाला ऐसा था। तो वो फाइनली इस तरीके से कर आके जो है वो अल्टीमेटली वो आपको बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम जो है एक तरीके की बात कहती है बॉडी कि भाई अब ऐसा ऐसा करो, तो फिर आप इस सिस्टम से या इस दिक्कत से उभर पाओगे, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम जो होता है वो बात कहना है, और उस बात को या तो केमिकल की फॉर्म में कहा जाता है या हार्मोन की फॉर्म में कहा जाता है। फीडबैक सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। यानी कि बात या तो पॉजिटिव हो सकती है, ऑब्वियसली, मतलब आप टीचर के लिए या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे या नेगेटिव रिस्पॉन्स दोगे, क्लियर है। तो या तो आप टीचर को अच्छा बताओगे या गड़बड़ बताओगे, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम जो है वो या तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हो सकता है, फीडबैक सिस्टम, इसमें मैं FBS लिख रही हूँ भैया ना, शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करती हूँ शायद, है ना। थोड़ा सा मैं आलसी हूँ, लिटिल बिट लेजी राइटिंग में, है ना। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, यानी किस तरीके से ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है और कैसे ये हमारी बॉडी को एक बैलेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, ताकि जो है मतलब हमारी बॉडी मेंटेन रहे। यानी कि अगर आप ये सिस्टम पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमारी बॉडी खुद को बचाने के लिए हर एक्सीड लेवल तक जाती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चों से कि जब बॉडी खुद को बचाने के लिए तैयार है तो आप लोग भी खुद को बचाइए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीडबैक सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं फीडबैक सिस्टम की।
फीडबैक सिस्टम होता क्या है, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। फीडबैक सिस्टम is a cycle of events in which the status of body condition is monitored, evaluated, changed, remonitored and re-evaluated and so on। मतलब कि यहाँ पर फीडबैक सिस्टम जो होता है वो एक इवेंट सब साइकिल है, मतलब कि उसमें अलग अलग घटनाएं होती हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी कंडीशंस को मॉनिटर किया जाता है, यानी कि जज किया जाता है, देखा जाता है, और हमारी बॉडी कंडीशंस के अलावा उसको इवोल्यूट किया जाता है। इवोल्यूट मतलब कि वो कितना, उसमें कितना काम किया जा सकता है, और उसके बाद उसमें चेंजेस किए जाते हैं, और फिर से जो चेंजेस हैं उनको देखा जाता है कि भाई ये उसको दोबारा से रीमॉनिटर, इवेल्युएटेड किया जाता है, और फिर जो है पूरा प्रोसेस को प्रोसीड किया जाता है। 1 मिनट में ये हेडफोन का चेक कर लो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है फीडबैक सिस्टम की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, फीडबैक इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच द स्टेटस ऑफ ए बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, इवेल्युएटेड, चेंज्ड, मॉनिटर किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, फिर चेंज कर दिया जाता है, और चेंज के बाद फिर से उसको मॉनिटर किया जाता है, रीमॉनिटर्ड, री-इवेल्युएटेड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से उसको कहा तब तक किया जाता है जब तक कि उसमें जो है सही चीज़ ना आ जाए, ठीक है। तो कोई भी इसमें जो मॉनिटर्ड वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर है, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, वो इस तरीके से जो है वो आपके मॉनिटर्ड वेरिएबल है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं द मॉनिटर्ड वेरिएबल्स आर कौन कौन से हैं, जैसे अकेले ये नहीं है, बहुत सारे मॉनिटर्ड वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पे कुछ एक लिए हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड सो ऑन, है ना। ऐसे बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉनिटर्ड वेरिएबल्स हैं इनको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। ईच मॉनिटर्ड वेरिएबल लाइक ब्लड प्रेशर, ब्लड बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टर्म्ड एज कंट्रोल्ड कंडीशन। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ईच वेरिएबल is termed as controlled condition। ठीक है। तो कंट्रोल्ड कंडीशन जो है वो ये जो है, ये कंट्रोल्ड कंडीशन जो होती है वो ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो एनी डिस्ट्रप्शन दैट चेंजेस अ कंट्रोल कंडीशन कॉल्ड स्टिमुलस। अब देखो, ये जो कंट्रोल कंडीशंस हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस, यानी कि वो फीडबैक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एनी डिस्टर्बेंस दैट चेंज ए कंट्रोल्ड कंडीशन, एनी डिस्टर्बेंस दैट चेंज ए कंट्रोल्ड कंडीशन is called stimulus। ठीक है। मेरा रेड पेन नहीं दिख रहा है, रेड और ग्रीन पेन, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल्ड कंडीशन बोल रहे हैं और इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलस, ठीक है। तो ईच वेरिएबल इज टर्म्ड एज कंट्रोल कंडीशन, एनी डिस्टर्बेंस दैट चेंज ए कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब यहाँ पर जो है स्टिमुलस में 3 जो चीज़ें हैं, यानी कि ये स्टिमुलस किस तरीके से आगे प्रोसीड करता है, वो 3 सिस्टम्स, यानी कि फीडबैक सिस्टम के 3 ये बोल सकते हैं कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। दे आर द 3 कंपोनेंट्स, रिसेप्टर, कंट्रोल्ड कंडीशन एंड इफेक्टर। तो यहाँ पर इतना आपने लिख लिया हो तो मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास
तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है, देयर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, FBS। ओके, 3 कंपोनेंट्स हैं फीडबैक सिस्टम के। सबसे पहला रिसेप्टर, सेकंड कंट्रोल्ड कंडीशन एंड नॉट कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल सेंटर, एंड थर्ड इज अ इफेक्टर। ठीक है, तो यहां अपन लिख लेते हैं फर्स्ट कंपोनेंट रिसेप्टर, रिसेप्टर, सेकंड कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड इफेक्टर। ठीक है, तो यहां पर रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, इनके बारे में हम समझेंगे कि भाई रिसेप्टर्स क्या होते हैं और कंट्रोल सेंटर। सपोज दैट, जैसे इसको आप समझिए कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर, जैसे बाहर का टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो हमारे जो स्किन है उसने उसे रिसीव किया, हमारे स्किन के जो सेंसेस हैं उन्होंने उसे रिसीव किया दैट द बॉडी टेम्परेचर इज टू हाई, सो आवर स्किन जो है वो है रिसेप्टर, यानी हमारे स्किन क्या बन गई, रिसेप्टर, उसने स्टिमुलस रिसीव किया है। ठीक है, रिसेप्टर मतलब जो रिसीव कर रहा है, ठीक, स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पर ये हमारे स्किन के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो हमारे कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन में ये मैसेज भेजेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अब इसका कुछ करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि फिर यहाँ पर जो है फिर उसके बिहाफ पे जो जो चीज़ें की जाएंगी, जैसे अपन ये कहें कि स्वेटिंग यानी कि स्वेट मसल्स यानी कि स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगी, तो वहाँ पर भाई वो बोलेगा कि आप ऐसा करिए, स्वेटिंग कर लीजिए। तो स्वेटिंग के लिए जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इफेक्टर्स होंगी, यानी वहाँ पर इफेक्ट आया है किसी भी स्टिमुलस का, तो रिसेप्टर रिसीव करता है, कंट्रोल सेंटर एक्शन देता है, मतलब कि निर्देश देता है, और इफेक्टर उस निर्देश का पालन करते हुए इफेक्टिविटी को शो करता है। तो चलिए हम फटाफट से इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा फीडबैक सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज द रिसेप्टर, सेकंड इज द कंट्रोल सेंटर एंड थर्ड दैट इज द इफेक्टर। ठीक है, अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि इफेक्टर, कंट्रोल सेंटर, रिसेप्टर, इफेक्टर ये सब कैसे काम करते हैं इनके बारे में। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैसा वर्ड कह रहा है रिसेप्टर, रिसीव यानी रिसेप्शन यानी रिसीव, रिसेप्शन पे आप कुछ चीज़ रिसीव करते हो, तो यहाँ पर रिसेप्टर जो होता है वो रिसीव करता है जो भी वेरिएबल्स में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कंट्रोल्ड कंडीशंस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको वो अपने अलग अलग रिसेप्टर्स के थ्रू या अलग अलग सेंसेस के थ्रू वो रिसीव करता है। ठीक है, तो हु रिसीव द चेंजेस, यहाँ पर मैंने रिसेप्टर की डेफिनेशन लिखी है, हु रिसीव द चेंजेस। Receptors are the body structure that monitor change in control condition and send impulses to the control center। तो यहाँ पर जैसे जो भी रिसेप्टर है वो चेंजेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, जो है ब्लड प्रेशर में या जो भी है, वहाँ पर वो रिसेप्टर रिसीव करेगा और उन रिसीव को यानी कि उन जो भी चेंजेस हैं उनको चेंजेस को रिसीव करके उन मैसेजेस को भेजेगा कंट्रोल सेंटर पे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इम्पल्सेस, यानी इम्पल्स रिसेप्टर रिसीव करेगा एंड देन ये सेंड करेगा इम्पल्सेस को कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर जो होता है वो अब ये डिसाइड करता है कि भाई अब क्या किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंट्रोल सेंटर एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर सेट द रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच अ कंट्रोल कंडीशन मेंटेन, यानी कि जो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है वो ये सेट करता है कि भाई बीपी इतने से इतना होना चाहिए, ग्लूकोज इतने से इतना होना चाहिए, बाहर का टेम्परेचर इतने से इतना होना चाहिए। अगर इससे कहीं एक्सीड हो रहा है तो दिक्कत में है हमारी बॉडी, हमारा सराउंडिंग। तो यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है वो एक बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि रेंज डिसाइड करता है, यानी कि कंट्रोल कंडीशंस यानी वो वेरिएबल्स हैं उनको डिसाइड करता है कि ये किस रेंज तक चेंज हो सकते हैं और किस रेंज के बाद खतरा है। तो और उसके बाद द इनपुट इट रिसीव फ्रॉम द रिसेप्टर, यानी कि ये जो है कंट्रोल सेंटर कहाँ से रिसीव करता है इनपुट, रिसेप्टर से। ठीक है, एंड जनरेट आउटपुट कमांड्स, और ये क्या करेगा कि ये देखेगा कि भाई अब क्या किया जा सकता है और किन किन ऐसी जगह है जहां पर कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इम्पल्सेस को सेंड करेगा और जो इम्पल्सेस
इस जो कंट्रोल सेंटर जो इम्पल्स सेंड करेगा और जहां करेगा उसे हम बोलते हैं इफेक्टर। मतलब कि रिसेप्टर ने सराउंडिंग से रिसीव किए और इम्पल्स सेंड की कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर जो होगा वो यहाँ पर सब जज करेगा भाई, फिर और वो दिशा निर्देश देगा कि भाई इस वाले ऑर्गन को बोलिए कि ये काम करे। तो यहाँ पर इफेक्टर जो होगा वो होगा जो कि कंट्रोल सेंटर ने जिसको बोला है कि अब तुम ये काम पर लग जाओ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इफेक्टर जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स और इफेक्ट दैट चेंजेस द कंट्रोल कंडीशन। तो इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर वो ऑर्गन है, वो मसल्स हैं या वो स्ट्रक्चर है बॉडी का जिसके लिए काम डिसाइड किया है हमारे कंट्रोल सेंटर ने। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ये कहें, आप जो है इसको मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बाहर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो स्किन है, इसको मैं यहाँ पर सिंपल से आपको समझाती हूँ कि जैसे अगर स्किन है और वो लो टेम्परेचर रिसीव कर रही है तो स्किन क्या होगा बेटा? स्किन होगा रिसेप्टर। यानी स्किन के अंदर जो टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं वो उसको रिसीव कर रहे हैं, तो स्किन क्या हो गया? रिसेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पर स्किन ने रिसीव कर लिया, देन इसके जो रिसेप्टर्स हैं उसने इम्पल्स सेंड की ब्रेन पे, देन ब्रेन क्या हो गया? कंट्रोल सेंटर, सीसी। ठीक है, अब ब्रेन ने मैसेज डिसाइड किया जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स को कि भाई अब आप शिवर करिए ताकि जो है टेम्परेचर बढ़े। तो यहाँ पर ब्रेन ने किसको किया? यह हमारा स्केलेटल मसल, या मसल्स भी लिख सकते हो स्केलेटल मसल, ताकि वो शिवरिंग करें। ठीक है, ताकि टेम्परेचर बढ़े। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये क्या हो गई? आपकी इफेक्टर। ठीक है, तो स्किन आपका इफेक्टर है ना, स्किन आपका जो है रिसेप्टर, उसके बाद ब्रेन आपका क्या हुआ? कंट्रोल सेंटर, एंड देन स्केलेटल मसल जो है वो आपकी हो गई इफेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है फीडबैक सिस्टम वाला यहाँ तक कंपोनेंट वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में।